नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग NIOS की माध्यमिक कक्षा यानी हाई स्कूल का अर्थशास्त्र विषय पढ़ रहे हैं। इस विषय के अंतर्गत हम लोग मॉड्यूल 7 में हैं, जिसका कि शीर्षक है भारतीय अर्थव्यवस्था। मॉड्यूल 7 के अंतर्गत हम लोग जो पाठ पढ़ रहे हैं वो है पाठ 22। उसके बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों के साथ अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करना चाहूंगा, जो कि है 7895860757। आप लोग इस पाठ से संबंधित या कोई भी अर्थशास्त्र, व्यवसाय अध्ययन, विज्ञान या गणित के विषय में कुछ भी आपको अगर कोई क्वेरी हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमको मैसेज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, केवल मैसेज कीजिए, क्योंकि अभी हम लोग कॉल इसमें रिसीव नहीं करते हैं। और आप लोग से एक बार ये अनुरोध भी रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले, अपने ऐसे लोग, ऐसे दोस्त जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हैं और हाई स्कूल का विषय पढ़ रहे हैं, उनके साथ हमारे चैनल को, हमारे वीडियोस को जरूर शेयर कीजिएगा। तो आइए, जो हम लोग पाठ पढ़ रहे हैं वो है पाठ 22, जिसका कि शीर्षक है भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व के संदर्भ में। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को हम जो पूरा विश्व है उसके संदर्भ में देख रहे हैं कि वो कहाँ पर है, ठीक है ना। और बाकी के देशों के साथ भी इसमें हम तुलना उसकी करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की। तो जो हमने पिछला जो वीडियो देखा था, जो इसका पहला भाग था, उसमें हमने देखा था कि देशों के बीच आर्थिक संबंध का अर्थ क्या होता है, किस प्रकार से जैसे हम लोग आर्थिक क्रियाएं करते हैं आपस में एक देश के अंदर, वैसे ही जो दो देशों के नागरिक भी आपस में एक दूसरे के साथ आर्थिक क्रियाएं करते हैं, मतलब व्यापार करते हैं, ठीक है, जिसको आयात और निर्यात बोलते हैं। तो इस प्रकार के आर्थिक संबंध पाए जाते हैं, अनेकों देशों में पाए जाते हैं। और कुछ देश ऐसे भी हैं जो कि दूसरे देशों से आर्थिक संबंध नहीं रखते हैं। ऐसा नहीं कि सारे देश सभी देशों के साथ आर्थिक संबंध रखते हैं, कुछ चुने हुए आर्थिक संबंध भी पाए जाते हैं। कुछ लोग जो ऐसे देश भी होते हैं जो सभी देशों के साथ आर्थिक संबंध ना रखते हुए कुछ विशेष चुनिंदा देशों के साथ ही आर्थिक संबंध रखते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि व्यापार का महत्व क्या होता है, किस प्रकार से आयात और निर्यात आवश्यक है। फिर हमने भारत द्वारा निर्यात और आयात के बारे में बात की थी कि भारत जो कौन कौन सी वस्तुएं या सेवाएं बाहर के देशों को देता है और कौन कौन सी वस्तुएं और सेवाएं भारत बाहर के देशों से क्रय करता है। इसके पश्चात फिर हमने भारत के निर्यात के बारे में स्पेसिफिकली बात की थी विशिष्ट तौर से। फिर हमने भारत के आयात के बारे में बात की थी। ये वो चीजें देखी थी जो कि भारत आयात करता है, ठीक है। तो आज जो हम शुरू करेंगे वो करेंगे वैश्वीकरण से, ठीक है, जिसको इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। तो वैश्वीकरण का अर्थ हम लोग जानेंगे। ये आप देख रहे हैं पूरे विश्व का मानचित्र है। इसमें अब जो है चीजें पहले की तुलना में बहुत बदल गई हैं। अब हम लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। एक व्यक्ति जो कि अमेरिका में है, वो आसानी से भारत में किसी भी हिस्से में, किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में बात कर सकता है। इवन अब तो आप लोग केवल बात ही नहीं, एक दूसरे के साथ लाइव बात करते हो, मतलब आप उसका वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो ये संचार के क्षेत्र में जो प्रगति हुई और तकनीक के क्षेत्र में प्रगति हुई, यात्रा जो परिवहन के साधन हैं वो इतने अच्छे स्तर के आ गए कि आराम से एक व्यक्ति जो दूसरे देश का व्यक्ति है उसके साथ व्यापार कर पाता है और व्यापार के साथ साथ संचार भी कर पाता है, ठीक है ना, कम्युनिकेशन भी कर पाता है। तो इस प्रकार से जो ये पूरा विश्व है वो एक छोटे से गांव की तरह बिहेव करने लगा है, लगने लगा है, ठीक है ना। तो इसी को ही वैश्वीकरण बोलते हैं। जो प्रक्रिया है, जो संचार है, जो आवागमन है लोगों का, ये जो कुल मिला के हुआ, इसको ही वैश्वीकरण कहा जाता है, ठीक है ना। इसको समझ लेते हैं। तो वैश्वीकरण जो है उसमें कौन हमको देता है सहायता? इंटरनेट तथा मोबाइल फोन। इसी प्रकार से अगर आपको क्या है, अगर कोई जर्मनी या जापान से आपको कोई वहां पर मैन्युफैक्चर होने वाली कोई वस्तु अगर मंगाना चाहते हैं आप, तो आप इंटरनेट के माध्यम से आदेश देके आसानी से उसको प्राप्त कर सकते हैं। मतलब जो देशों के बीच की जो सीमाएं हैं वो तकनीक ने पाट दी हैं, ठीक है ना। आप आराम से बाहर की चीजों को यहाँ पर उपयोग में ला सकते हैं। और आप कई सारी ऐसी चीजें हैं जो अपने दैनिक जीवन में आप यूज करते हैं, जो कि बाहर विदेश से आई हुई है, ठीक है ना। हो सकता है वो विदेश में पहले बनाई गई हों, अब आपके देश में बनाई जाने लगी हों, ठीक है ना। भले ही वो तकनीक का हस्तांतरण हुआ हो हमारे पास, ठीक है ना। या फिर आप हो सकता है कुछ आयातित वस्तुएं भी उपयोग में लाते हो। मिसाल के तौर पर आप जो पेट्रोल अपनी गाड़ियों में डालते हो वो अक्सर बाहर से ही आता है। अधिकांशतः वो उसका जो मैक्सिमम जो पोर्शन है, अधिकांश पोर्शन वो आयात किया जाता है, ठीक है।
इन प्रगतियों के कारण जो हमारी प्रगतियां हुई, तकनीक की प्रगति हुई, आवागमन की प्रगति हुई, परिवहन की प्रगति हुई, इन प्रगतियों के कारण हम सोचते हैं कि संसार छोटा हो गया है, सिकुड़ गया है, ठीक है ना, और एक गांव में रहने वाले बहुत से परिवारों की तरह दिखाई देता है, ठीक है ना। इसको वैश्विक गांव की एक परिकल्पना है जिसको कि ग्लोबल विलेज बोलते हैं, ठीक है ना, उसकी तरह से भी लोग प्रस्तुत करते हैं। जो ये विकास हुआ है ये ऐसा नहीं कि कुछ ही दिनों में हुआ है, ठीक है ना, इसको निरंतर कई कई साल लग गए, कई कई दशक लग गए, उसके पश्चात ही जाके ये विकास हो पाया है। इसकी प्रक्रिया बहुत लंबी अवधि से चल रही है। इसमें हवाई जहाज और समुद्री जहाज के आविष्कार, इसके साथ साथ टेलीफोन, मोबाइल, इन सब के आविष्कार, तकनीकी और वैज्ञानिक उन्नति, इन सब ने बहुत बड़ा योगदान इस वैश्वीकरण के अंतर्गत दिया है। विश्व के विभिन्न देश एक दूसरे के पास आते हुए प्रतीत होते हैं। जैसे हमने कहा कि पूरा विश्व ही एक गांव की तरह दिखाई देता है, ठीक है ना। तो ये सब वैश्वीकरण का ही एक पहलू है। यह प्रक्रिया जो प्रोसेस है, ये साधारण भाषा में इसको वैश्वीकरण कहते हैं या इंग्लिश में इसको ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है ना। अब आप किसी भी वस्तु को कहीं भी उत्पादित कर सकते हैं, जहां पर आपको कच्चा माल सही मिल रहा है, ठीक है ना, वहां उसका उत्पादन कर लीजिए। जैसे आप एप्पल का जो आईफोन आप अगर देखते होंगे, तो जो आईफोन का डिजाइन होता है और जो उसके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो चीजें हैं, वो अधिकतर जो काम होते हैं वो अमेरिका में होते हैं, कैलिफोर्निया में। लेकिन जो बाकी जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है ना, उसकी मार्केटिंग है, ये सब बाहर के देशों में की जाती है, ठीक है ना। चाइना में उसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़े पैमाने पर होती है। अब भारत में भी उसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई है, उसका उत्पादन शुरू हो गया है, ठीक है ना। तो ये सब जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, वो वैश्वीकरण कहलाती है। अब है भारत, चीन और यूएसए में आर्थिक विकास की तुलना। मतलब हम देखेंगे कि भारत के सापेक्ष जो चीन है और यूएसए है, मतलब अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसमें जो आर्थिक विकास हुआ वो कितना हद तक अलग है, मतलब कितना डिफरेंट है, या कितने हमसे आगे हैं या पीछे हैं लोग, ठीक है। तो यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका संसार के सबसे अधिक विकसित देशों में एक है, ठीक है ना। भारत और यूएसए की और जो अर्थव्यवस्था है, उसमें एक जो कॉमन चीज है वो ये है कि हम लोग एक ही प्रकार की जो राज करने की प्रणाली है उसको उपयोग में ला रहे हैं, वो हम यूज करते हैं, जिसका की नाम है प्रजातंत्र। हम दोनों ही देश, यूएसए भी और भारत भी, हम लोग प्रजातांत्रिक देश हैं। चीन और भारत जो हैं, उन दोनों में सब जो समान बात है वो ये है कि दोनों एशिया महाद्वीप के भाग हैं और पड़ोसी हैं, ठीक है। मतलब उनके जो सीमाएं हैं वो लगी हुई हैं एक दूसरे से, ठीक है, बहुत क्लोज पड़ोसी हैं। तो दोनों एशिया महाद्वीप में आते हैं और पड़ोसी हैं, ठीक है। ये समान बात हुई भारत और चीन के बीच में। और भारत और यूएसए के बीच में जो एक समान बात है वो ये कि दोनों हैं वो विश्व के कुछ जो भारत और यूएसए के बीच में जो समान बात है वो ये है कि दोनों विश्व के बड़े प्रजातंत्रों में शामिल है, ठीक है ना। वहाँ जो चुनाव होता है, जो इलेक्शन होता है नेता का, वो इलेक्शन के थ्रू होता है, ठीक है ना, मतलब उसमें लोग वोट डालते हैं। कुछ समय पहले भारत और चीन में आर्थिक विकास का स्तर लगभग एक समान था, ठीक है ना। कुछ समय पहले तक जो आर्थिक विकास का जो स्तर था वो लगभग एक समान था। पिछले कुछ वर्षों में चीन की अर्थव्यवस्था का विकास बहुत तेजी से हो रहा है और जो भारत है वो धीरे धीरे पिछड़ रहा है, ठीक है। यूएसए की अर्थव्यवस्था का एक संक्षिप्त लेखा जोखा, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि यूएसए जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, उसकी अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। तो जो यूएसए है, आपको पता है, दो प्रकार के क्षेत्र होते हैं, एक निजी क्षेत्र और एक सार्वजनिक क्षेत्र। तो जो यूएसए है वहां पर निजी क्षेत्र वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में एक प्रमुख भूमिका अदा करता है। वहां जो सरकारी क्षेत्र है, सार्वजनिक क्षेत्र है, उस पर निर्भरता कम है। जो अधिकतर जो काम है वो प्राइवेट सेक्टर करता है। यूएसए में 3 करोड़ छोटे व्यवसाय हैं, वहाँ लगभग 3 करोड़ छोटे व्यवसाय हैं। संसार की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में 139 यूएसए में हैं। आप लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा संख्या है बड़ी कंपनियों की यूएसए में। सबसे अधिक धनी लोगों में से लगभग 40% लोग कहाँ रहते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते हैं। अमेरिका के व्यवसायी और निगमों
जो व्यवसायी हैं वहाँ के व्यापारी हैं वो, और जो उनकी कॉरपोरेशंस हैं, वहाँ की जो बिजनेस कॉरपोरेशंस हैं, उनका सारे विश्व में प्रभाव और उनकी उपस्थिति जग जाहिर है। बहुत बड़े लेवल पर उनकी उपस्थिति जगह जगह है। इनके कुछ जो उदाहरण हैं वो है फोर्ड मोटर्स, जनरल इलेक्ट्रिक, कोका कोला, वॉलमार्ट, ये सारे, ठीक है ना। ये सारी बहुत बड़ी कंपनियां हैं जो कि पूरे विश्व में व्यापार करती हैं। यूएसए की कृषि भी बहुत उन्नत है, मतलब जो कृषि क्षेत्र है वो भी बहुत विकसित है, बहुत अधिक तकनीक का उपयोग वहां पर किया जाता है। आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, या आप खुद देख सकते हैं कि कितना अच्छे तरीके से खेती की गई है। ये कैलिफोर्निया में जो अखरोट के जो खेती है वो दिखाई गई है। यह खाद्यान्नों जैसे गेहूं, अनाज, फल और सब्जियों के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है, जो यूएसए है। विनिर्माण में यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में यूएसए का विनिर्माण उत्पादन चीन, भारत और ब्राजील के संयुक्त उत्पादन से अधिक था। ये 2010-11 की बात है। उस समय जो यूएसए मैन्युफैक्चरिंग करता था, आप लगा लीजिए कि चीन, भारत और ब्राजील, उनको मिलाकर अगर आप जोड़ लेंगे उनकी कुल मैन्युफैक्चरिंग को, तो वो जो यूएसए की मैन्युफैक्चरिंग थी वो उससे ज्यादा थी। पेट्रोलियम, स्टील, मोटर गाड़ियां निर्माण में प्रयोग की जाने वाली मशीनें और कृषि में प्रयोग की जाने वाली मशीनें अमेरिका के कुछ प्रमुख विनिर्माण उद्योग हैं। ठीक है, ये सब चीजें हैं जो कि जो अमेरिका है वहां पर बहुतायत में बनाई जाती हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं यूएसए में उच्च गुणवत्ता वाली हैं, हाई क्वालिटी वाली शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं। आप भी देखते होंगे, लोग, बहुत से भारतीय लोग भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए यूएसए जाते हैं। भारत के 15% के विपरीत यूएसए में 85% बच्चे पब्लिक स्कूलों में प्रवेश करते हैं, निजी स्कूलों में जाते हैं। यूएसए वस्तुओं और सेवाओं के विश्व में 3 सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है और शेष विश्व से सबसे बड़ा आयात करने वाला देश है। प्रत्येक व्यक्ति डॉलर करेंसी को जानता है, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय करेंसी है। ठीक है ना, हर आदमी को पता है कि डॉलर करेंसी क्या है। ठीक है ना, मैक्सिमम लोगों को पता है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति से मतलब ये नहीं कि सभी को पता हो सकता है कुछ लोगों को डॉलर का मतलब ना भी पता हो। ठीक है ना, लेकिन क्योंकि डॉलर एक अंतर्राष्ट्रीय करेंसी है, ये अधिकतर देशों में इसको स्वीकार किया जाता है। ठीक है ना, इस प्रकार से इसको एक अंतर्राष्ट्रीय करेंसी का दर्जा प्राप्त है। तो आप लगा सकते हैं कि यूएसए की अर्थव्यवस्था कितनी अधिक प्रभुत्व वाली है पूरे विश्व में। इसकी अमीरी के बावजूद, इतनी जो अमीरी है उसके बावजूद, इतने लोग रिच हैं वहां पर, उसके बावजूद भी यूएसए में भी गरीबी और बेरोजगारी पाई जाती है। वहां ऐसे आपको बेघर लोग मिल जाएंगे जो कि गरीब होते हैं। 2008 में इसकी जनसंख्या के लगभग 16% भाग को अच्छा भोजन नहीं मिल पाता था। समझ रहे हैं आप, मतलब 100 में से लगभग 16 लोग ऐसे थे जिनको कि जो अच्छा भोजन है वो नहीं मिल पा रहा था, वो अच्छा भोजन प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। 2010 में इसकी जो बेरोजगारी दर थी वो लगभग 10% यानी कि 9.9% करीब थी। ठीक है ना, अब हम बात करेंगे चीन की। तो ये तो बात हमने की अमेरिका की, अब हम बात करेंगे चीन की। चीन की अर्थव्यवस्था अब संसार में यूएसए के पश्चात दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और धीरे धीरे यूएसए को भी पछाड़ने की तरफ चीन बढ़ रहा है। 1980 तक चीन अपनी आर्थिक शक्ति के विषय में बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, बहुत कम इसका आर्थिक विकास हो पाया था। इसकी स्थिति भारत के समान ही थी, लेकिन 1980 के पश्चात चीन की अर्थव्यवस्था उसके द्वारा अपनाए गए आर्थिक सुधारों के कारण बहुत तेजी से बढ़ी। ठीक है ना, उसने अपने दरवाजे विश्व के लिए खोले और कई सारे ऐसे कदम उठाए जिसकी वजह से कि उसके यहाँ आर्थिक विकास बहुत तेजी से हुआ। भारत और यूएसए के विपरीत चीन में प्रजातंत्र या जनता का राज नहीं है। ठीक है ना, भारत और यूएसए की जो खूबी थी वो चीन में नहीं है। चीन में एक पार्टी राज करती है जिसका की नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ठीक है ना, तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है चाइना की, वही एकमात्र पार्टी होती है वहां पर, वही राज करती है। लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, वहां आप कुछ भी नहीं बोल सकते। आप जो बोलेंगे वो सरकार की निगरानी में रहेगा। ठीक है ना, और हो सकता है अगर आप कुछ ज्यादा बोलेंगे तो आपको सरकार दंड भी दे दे। किंतु चीन की सरकार ने धीरे धीरे निजी क्षेत्र को व्यवसाय स्थापित करने और वस्तुओं और सेवाओं का बड़ी मात्रा में उत्पादन करने की स्वीकृति दे दी। चीन एक कम्युनिस्ट स्टेट था, लेकिन उसने फिर भी
पब्लिक सेक्टर के साथ साथ निजी सेक्टर को भी व्यवसाय स्थापित करने और वस्तुओं और सेवाओं का बड़ी मात्रा में उत्पादन करने की स्वीकृति दी, जिसका कि ये परिणाम हुआ कि चीन विभिन्न देशों को अधिक मात्रा में निर्यात और बहुत अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित कर सका और उसका जो आर्थिक विकास है वो बहुत तेजी से हुआ। भारत के समान चीन ने भी पंचवर्षीय योजना की युक्ति को अपनाया है। मतलब वहां पर भी जैसे हम लोग 5 साल के लिए प्लानिंग करते थे, ठीक है ना, जो अभी करंट गवर्नमेंट है उससे पहले तक हम 5 वर्ष की योजना बनाते थे, तो वही जो स्कीम है वो भी वही चीन भी अपनाता था। जो चीन की प्रथम योजना थी वो 1953 से 57 के बीच में बनाई गई। नियोजन और आर्थिक सुधारों को कठोरता से लागू करने के कारण चीन तेजी से आर्थिक विकास कर रहा है। नियोजन मतलब प्लानिंग, बहुत अच्छी तरीके से प्लानिंग करने, और जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे यानी कि आर्थिक सुधार थे जो उसने और देशों के लिए अपने दरवाजे खोले, उनको कठोरता से लागू करने के कारण चीन तेजी से आर्थिक विकास कर रहा है। अब चीन की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय भारत की अपेक्षा तीव्र गति से बढ़ रही है, ठीक है ना। तो चीन की जो राष्ट्रीय आय है और प्रति व्यक्ति आय भारत की अपेक्षा तीव्र गति से बढ़ रही है और आगे की ओर अग्रसारित है। 2010 की प्रथम आधी अवधि में, मतलब जो पहली छमाही होती है उसमें चीन का विश्व के कुल निर्यातों में 10% का भाग था और इसकी तुलना में भारत का कितना था, केवल 1.4%, मतलब लगभग 7-8 गुना कम, ठीक है ना। इतना कम भारत का जो हिस्सा था वो केवल 1.4% था, जबकि जो चीन था वो लगभग 10% चीजों का निर्यात कर रहा था, ठीक है ना। ये आप देख पा रहे हैं, ये चाइना की जो राजधानी है संघाई, वहां का एक फ्लाईओवर का चित्र है। आप देख सकते हैं किस प्रकार का आर्थिक विकास चाइना में हुआ है। जनसंख्या पर नियंत्रण के क्षेत्र में भी चीन का भारत से बेहतर प्रदर्शन रहा है। चीन में कुछ समय पहले तक केवल सिंगल चाइल्ड पॉलिसी लागू थी, वो भी बहुत कठोरता से लागू थी, केवल एक ही बच्चा आपका परिवार में हो सकता था, ठीक है ना। इस प्रकार से जनसंख्या पर नियंत्रण के क्षेत्र में चीन का भारत से बेहतर प्रदर्शन रहा है, क्योंकि वहां पर जो सरकार है वो कठोर निर्णय ले सकती है, ठीक है ना, और इसकी वजह से वो लोग जनसंख्या पर नियंत्रण कर पाए। बेहतर आर्थिक पर्यावरण के कारण चीन विदेशों से भारत की अपेक्षा अपने औद्योगिक और सेवाओं के विकास के लिए अधिक मुद्रा आकर्षित कर रहा है। वहाँ आर्थिक पर्यावरण धीरे धीरे बहुत बढ़िया बन गया, मतलब कम जो आपके ऊपर जो टैक्सेस हैं वो कम होंगे, जो सरकार की देख रेख है वो कम होगी, ठीक है ना, उसको ज़्यादा प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। तो इस कारण क्या है, जो विदेशी निवेश है वो ज़्यादा चाइना में गया, भारत में उतना नहीं आ पाया, और इसी वजह से जो औद्योगिक और सेवाओं के विकास के लिए अधिक मुद्रा आकर्षित कर रहा है चाइना। निर्धनता अनुपात जो था भारत जो चाइना में वो 1981 में 51% था, ठीक है ना। आप समझ सकते हैं कि 51% लगभग लोग वहां निर्धन थे, जो कि 2005 में घटकर केवल 2.5% रह गया। मतलब 51% से केवल 2.5% रह जाना, आप समझ सकते हैं कि कितनी अधिक कमी इसमें आई है निर्धनता अनुपात में, ठीक है ना। जबकि भारत में उस समय 27.5% लोग निर्धन थे और वहां केवल 2.5% लोग, ठीक है, चाइना में। तो आप देख सकते हैं कितना फर्क है दोनों की अर्थव्यवस्था में। तो इस प्रकार से जो हमारे 22वां जो अध्याय था ये भी समाप्त होता है। इसके लिए जो भी आपको अगर कोई सवाल हो तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर 7895860757 पर हमसे शेयर कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। अगर कोई भी और प्रॉब्लम आपको आ रही है तो वो भी हमसे इस पर मैसेज कर बात कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा केवल मैसेज कीजिएगा, कॉल ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ साथ आप लोगों से फिर वही एक अनुरोध रहेगा कि आप लोग हमारे इस चैनल के बारे में, हमारे इन वीडियोस के बारे में अपने ऐसे दोस्त या साथी जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हैं उनके साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।